करेंगे आपका जनरल मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है वो क्या करना है, कितनी स्टेजेस में हम इसको जो है वो एक तरीके से जो डील कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपका टॉपिक का नाम है जनरल मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। अब देखिए होता क्या है कि पॉइजनिंग इज ए मेडिकल इमरजेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजर ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू इंजेक्शन, इनहेलेशन, इंजेक्शन और स्किन एब्जॉर्प्शन। पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो आपका एक तरीके का जो टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सपोजर है वो आपका किस रूट से हो रहा है, उस हिसाब से जो है वो आपकी जो है उसकी मैनेजमेंट की जाती है कि वेदर जो आपका पेशेंट है उसने आपका जो है पॉइजन इंजेस्ट कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट होगी। अगर कोई लोकली इरिटेंट कोई आपका पॉइजन था कि जिससे उसकी पूरे शरीर में जो है वो इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है। आंखों में कोई इस तरह का पॉइजनस आपका सब्सटेंस पड़ गया तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है। ठीक है, तो किस तरह का आपका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन रहेगा उस हिसाब से हम उसकी जो है वो ट्रीटमेंट, उस हिसाब से हम उसकी जो है वो ट्रीटमेंट जो है एक तरीके से डिसाइड करते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो पूरी ट्रीटमेंट को हम इन जो है वो 5 स्टेप्स में एक तरह से क्लासिफाई करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी तरह की आपके पास पॉइजनिंग आ जाए तो ये जो 5 स्टेप्स में है आपको फॉलो करना है। इन्हीं 5 स्टेप्स में आपकी जो है वो उस जो है पॉइजनिंग की एक तरीके से मैनेजमेंट हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है वो है आपका जो रिसेसिटेशन। ठीक है, अब देखिए रिसेसिटेशन क्या है। किसी भी टाइप की अगर कोई भी आपके पास इंजरी आती है, वो हेड इंजरी का केस है, वो आपका इंजेस्टेड पॉइजन का केस है, तो सबसे पहले या इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी टाइप की इमरजेंसी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कुछ और है, तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि हमने जो है वो पहले पेशेंट के जो वाइटल स्टेबल करने हैं, उसके जो है तभी अगर उसके जो वाइटल स्टेबल रहेंगे तभी हमारे पास इतना टाइम मिल पाएगा कि हम उसको डायग्नोज करके उसको ट्रीटमेंट दे पाए। तो जब भी हम बात करते हैं रिसेसिटेशन की, तो रिसेसिटेशन में हम जो 3 चीजों को इंश्योर करते हैं दैट इज ए, बी और सी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये आपका किसी भी जो है वो इमरजेंसी को जो मैनेज करने का सबसे पहला फंडा रहता है और यही चीज आपका जो है पॉइजनिंग में भी हमें देखने को मिलता है। तो बात करेंगे एयरवे की सबसे पहले, तो हमने सबसे पहले इंश्योर करना है आपका पेटेंसी ऑफ एयरवे। यूजुअली क्या होता है, जितने भी आपके पॉइजनिंग के केसेस में होता है तो कई बार क्या होता है वॉमिटिंग के कारण या एक्सेसिव जो है आपका जो म्यूकस सिक्रीशन के कारण पूरे एयरवेज आपके जो है वो ब्लॉक हुए रहते हैं। या अगर मान लीजिए हेड इंजरी का केस है या कोई भी इंजरी का केस है तो ब्लड वगैरह आपकी जो पूरे एयरवे में हो सकता है। तो सबसे पहला हमने क्या करना है कि पाथ बनाना है हमें एयर को जो वहां पर जो है वो पैसेज के लिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो सक्शन के द्वारा जो है जितनी भी स्क्रीशंस है या वॉमिटस है या फॉरेन मटेरियल है उसको जो है सक्शन के द्वारा उसको साफ किया जाता है ताकि आपका एयरवे की जो है वो पेटेंसी बनी रहे, एयर का फ्लो जो है वहां पर बना रहे। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल के भी उसके एयरवे को जो है वो एक तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। एयरवे को जो है वो इंश्योर करने के बाद हमारे पास जो दूसरा आता है जिसको बोलते हैं बी फॉर ब्रीदिंग। अब जो है वो ब्रीदिंग में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उसका रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन को एक तरीके से असेस करना है। अगर वो कम है तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन जो है वो थेरेपी पे डालना है। आप ऑक्सीजन का सिलेंडर अटैच कर सकते हैं उसके साथ, और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी दे सकते हैं अगर हमारा पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है ना। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कुछ पॉइजन की वजह से ठीक है जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर वो डिप्रेस हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें जो है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देके जो है उसके जो है वो ब्रीदिंग को इंश्योर करवाना है। उसके बाद तीसरी चीज आती है हमारा जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या करेंगे हम लोग, उसके जो पल्स को और उसके जो ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट शॉक में है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है, तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, आईवी जो फ्लूइड्स देके उसकी जो है वो सर्कुलेशन को एक तरीके से मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट आपको शॉक में लग रहा है तो वैसोप्रेसर का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हम सारी चीजें रिसेसिटेशन में पढ़ रहे हैं कि अभी हम नहीं जानते कौन सा पॉइजन है, क्या है, कुछ नहीं है। अभी हमें जो पेशेंट की जो कंडीशन है उसको स्टेबलाइज करना हमारा जो है वो एक तरीके से जो फार मोस्ट हमारी जो है ड्यूटी है या हमारा जो फार मोस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, उसके बाद जो चौथी चीज इसमें आती है वो आती है आपकी जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अब न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारा पेशेंट है उसकी जो कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे पॉइजन होते हैं जो सीएनएस को डिप्रेस करते हैं आपके, है ना, या जो बहुत सारे पॉइजन होते हैं जो आपके कन्वर्जन्स को
एक तरह से जो है इंड्यूस करते हैं। तो अगर पेशेंट में अगर बहुत ज्यादा कन्वर्जन आ रही है तो आपको उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तभी आप उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको जो वो डायजापाम या जो लोराज़ेपाम देके हम पेशेंट को सीडेट करते हैं, ठीक है, और उसके जो मॉनिटर करते रहना होता है उसकी प्यूपिल्स और उसकी जो है वो रिफ्लेक्सेस को। उसके बाद हमने करना सपोर्टिव मेजर। सपोर्टिव मेजर में हम उसके जो बॉडी टेम्परेचर को एक तरीके से जो वो आपका मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको आप करेक्ट करेंगे, ईसीजी को मॉनिटर करेंगे और यूरिन आउटपुट को आप मॉनिटर करेंगे। ये सारी चीजें हम किसमें अभी पढ़ रहे हैं? सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी रिसेसिटेशन में। कि अभी अब इतने सारे स्टेप्स के बाद आपने पेशेंट को स्टेबल कर दिया, अब हमें जो है वो जो पॉइजनिंग के ऊपर एक तरीके से काम अब करना है। तो पॉइजनिंग के ऊपर काम करने में जो दूसरी हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है हमारे पास रिमूवल ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड पॉइजन। देखिए, इंजेस्टेड पॉइजन में क्या रहता है? इंजेस्टेड पॉइजन में एक बहुत ही इसका एक नियम है कि भाई हमने जितना हम जो पॉइजन उसने इंटेक कर लिया है, पहली कोशिश रहेगी हमारा कि उसको हम उसकी बॉडी से बाहर निकालें, क्योंकि जितना हम जो पॉइजन का लोड कम करेंगे उतना वो जो है उसका कम अब्सॉर्ब होकर जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, उतना ही ज्यादा, उतना ही जो कम उसके इफेक्ट शो होंगे और उतना ही हमारी जो ट्रीटमेंट है या जो पेशेंट का प्रोग्नोसिस है वो अच्छा होगा। तो पहले हमारी अप्रोच क्या रहती है कि जितना उसने जो स्टमक जितना भी उसने पॉइजन खाया है उसको हम उसकी बॉडी से बाहर निकालें। तो अब कौन कौन से मेथड से बाहर निकाला जा सकता है? इसके लिए हमारे पास जो पहला मेथड आता है वो है आपका गैस्ट्रिक लेवाज, जिसको हम स्टमक वॉश भी बोलते हैं। ये आपका एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि आपने करना ही करना है, ठीक है। अगर किसी भी टाइप की इंजेस्टेड पॉइजनिंग होगी तो इट इज द फार मोस्ट ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर, जो भी कंसर्न डॉक्टर होगा, कि आपको गैस्ट्रिक लेवाज करना है। और गैस्ट्रिक लेवाज करने के साथ साथ आपको उसके सैंपल को प्रिजर्व करके एफएसएल को भेजना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है वो कानूनन कार्रवाई हो सकती है। आप इसको करने के लिए लीगली बाउंड है। यू हैव टू preserve the sample of the vomitus या you have to preserve the sample of gastric lavage so that आप उसको MLC बना के FSL में आप भेजेंगे तो वो आपकी फार्मासिस्ट में ड्यूटी रहती है। तो गैस्ट्रिक लेवाज का मतलब होता है कि जो स्टमक का एक तरीके से लेवाज करना, स्टमक को वॉश करना। अब स्टमक को वॉश कैसे करेंगे? ठीक है जी, स्टमक को वॉश करने का तरीका पहले क्या है कि जो उसने खाया है उसको पहले बाहर एस्पिरेट करेंगे, उसके बाद हम उसमें जो सेलाइन डालेंगे या मान लीजिए पोटाशियम परमैंगनेट डाल के उसको हम जो है अंदर से वॉश करेंगे। तो इसके लिए आपका जो एक बोआज ट्यूब, एक राइल्स ट्यूब आती है, आप सभी ने पढ़ा होगा बीएमएस में। इस जो तरीके का फनल उसमें होता है, ऐसी ऐसी वो कुछ होती है, 1.5 मीटर की रहती है। यहाँ पे एक जो सेक्शन उस पर जो है वो बल्ब लगा रहता है। करते क्या है, हम जो पेशेंट को जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा देंगे, एक एंड उसका जो है वो उस पेशेंट के जो है वो इधर माउथ से होते हुए अंदर हम जाएंगे और उसके एब्डोमेन तक जाएंगे, ठीक है। ये वाले एंड को नीचे कर देंगे, जितना भी उसके जो आपके एब्डोमेन में जो भी उसका जो कंटेंट है, यहाँ पर एक जो आपका सक्शन बल्ब लगा रहता है उसको जो प्रेस करके वो अंदर से प्रेशर बना के उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसको बाहर निकाल दिया, उसके बाद हमने जो भी चीज डालनी है, वो चाहे आपके एक्टिवेटेड चारकोल है या कोई सेलाइन वाटर आपने डालना है, उसको हम लोग इस फनल एंड से जो है वो डालते हैं और इस कुछ टाइम तक अंदर बॉडी में छोड़ देते हैं, आपके एब्डोमेन में छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको सेम जो वो मेथड से बाहर हम निकाल देते हैं, उसको गैस्ट्रिक लेवाज बोलते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बातें कौन सी होती है? इसमें जो ध्यान देने वाली बातें आपकी ये रहती है कि आपका ये इंश्योर करना है आपको कि इसका जो ट्यूब का जो एंड है वो आपके स्टमक में ही होना चाहिए। अगर वो ट्यूब का एंड आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में है तो पेशेंट आपका जो है एस्पिरेट कर सकता है, वो पेशेंट आपका चोक कर सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उसको जो है आपका जो एक तरीके से इसका एक वे आउट क्या है, आप कैसे इसको जो है वो एक तरीके से इंश्योर करते हैं कि भाई ये हमारे एब्डोमेन में ही है। आप क्या करेंगे कि जब भी आप उसको जो इंसर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका जो दूसरा एंड है उसको आप एक जो है वो पानी के जार में डालेंगे। तो अगर दूसरे एंड को जब आप पानी के जार में डालेंगे, अगर उसमें बुलबुले आ रहे हैं तो मतलब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में है। अगर उसमें कोई भी आपके जो ऐसे बबल्स नहीं बन रहे हैं तो मतलब वो चीज आपके जो है एब्डोमेन में है। अब ये तो इतना बड़ा जो सेटअप होता था जो पहले होता था, लेकिन अब आज के जमाने में क्या करते हैं, आज के जमाने में जो आपके जो छोटे छोटे जो आपके जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स हैं उनको जो नेजोगैस्ट्रिक मोड से अंदर डालते हैं, इंजेक्शन लेते हैं बड़ा सा। पहले तो जो सारा स्टमक का जो कंटेंट है उसको बाहर एस्पिरेट कर देते हैं, उसके बाद उसी इंजेक्शन में हम एक्टिवेटेड चारकोल को जो है वो घोल के
या फिर आप जो नॉर्मल सलाइन वाटर को डाल के उसमें अंदर पुश कर देते हैं, थोड़े टाइम तक रहने देते हैं, वो अंदर से जो है वो सारा क्लीन करके उसके बाद सेम वे से उस इंजेक्शन के द्वारा इसको बाहर एस्पिरेट कर दिया जाता है। तो दोनों मेथड से आप गैस्ट्रिक लेवाज एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गैस्ट्रिक लेवाज के बारे में। आई होप आपको जो है वो आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा इसमें कि जो है वो क्या किया जाता है। गैस्ट्रिक लेवाज की इंडिकेशन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये गैस्ट्रिक लेवाज आपका जो है वो 3 से 4 घंटे तक ही वैलिड होता है। उसके बाद आपका मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होना होता है वो जो है पॉइजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद इसको करने का जो है कोई लॉजिक नहीं बनता। और सबसे आइडियल टाइम है इसका कि 1 से जो है वो 2 घंटे की पॉइजनिंग में ही ये आपका जो गैस्ट्रिक लेवाज हो जाना चाहिए। लाइफ थ्रेटनिंग पॉइजनिंग में हमें इसे करना, अगर अननोन पॉइजनिंग है, अगर आपको नहीं पता पेशेंट ने क्या खाया, तो भी आपको वहां पे गैस्ट्रिक लेवाज एक तरीके से करना है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ है कि मतलब कहां कहां पर नहीं करना है गैस्ट्रिक लेवाज। तो सबसे बड़ी कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी जो कोरोसिव पॉइजनिंग में। अब कोरोसिव पॉइजनिंग में क्या होता है, कोरोसिव जो पॉइजनिंग होती है आपकी, उसमें जो है ऑलरेडी जो है स्टमक की जो है वो परफोरेशन हो जाती है। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कली की वजह से जो है वो पूरे स्टमक में परफोरेशन हुई रहती है। तो अगर आप इस तरह की इसमें जो ट्यूब वगैरह डालते हैं तो उससे जो है वो परफोरेशन होने के और ज्यादा चांसेस होते हैं। तो और ज्यादा जो रैपिड जो अब्जॉर्प्शन आपकी जो है उस जो है पॉइजन की हो जाएगी और आपकी इंजरी हो सकती है। इसलिए उसको जो है वो कोरोसिव जो है पॉइजनिंग में नहीं कराना है कभी भी। हाइड्रोकार्बन्स की पॉइजनिंग में भी सेम यही रहता है, उसमें भी नहीं कराया था। अगर कन्वर्जन आ रहे हैं पेशेंट को, है ना, अगर कन्वर्जन आ रहे हैं पेशेंट को, आप उसको जो ट्यूब डाल रहे हैं तो एस्पिरेट होने का खतरा रहता है, वो पेशेंट चोक कर सकता है। इसमें भी जो है आपका इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। इसमें भी जो है आपने ये अपना गैस्ट्रिक लेवाज जो है वो नहीं करवाना है। अनप्रोटेक्टेड एयरवेज है, अगर आपने इंट्यूबेट वगैरह उसको ट्यूब वगैरह नहीं डाली है तो भी एस्पिरेट होने का खतरा रह सकता है, उसमें भी आपने ये अटेम्प्ट नहीं जो करना। या इसोफेजियल वेरिसिस है, तो इसोफेजियल वेरिसिस में भी वो अंदर आपकी ट्यूब नहीं जाएगी तो इंजरी करेगी, उसमें भी आपने अवॉइड करना है इसको करना। अब बात आती है प्रोसीजर की, इसमें क्या क्या किया जाता है। पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आपने लेटा देना है। हमने जो राइल्स ट्यूब उसमें इंसर्ट करनी है, जो स्टमक का जो कंटेंट है उससे एस्पिरेट करना है उस ट्यूब से, और जो वार्म नॉर्मल सलाइन उस जो है वो पानी को अंदर डाल देना है। उससे आपका जो है वो स्टमक एक तरीके से जो साफ हो जाता है। अब फ्लूइड में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल सलाइन आप यूज कर सकते हैं, अगर घर में वो भी नहीं है तो वाटर से आप करा सकते हैं। और पोटाशियम जो पर मैग्नेट का सॉल्यूशन है, ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा यूज भी अगर आप करोगे तो ये अपने आप ही जो है वो पोटाशियम जो पर मैग्नेट की जो है वो पॉइजनिंग भी कॉज कर देता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सोच समझ के जो बहुत कैलकुलेटेड वे में, ठीक है, 1:5000 की रेशियो में आपको लेना पड़ेगा वो पानी। उस हिसाब से अगर आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं तभी आप इसका जो है वो यूज करेंगे पोटाशियम पर मैग्नेट का। एडवांटेजेस की बात करेंगे, क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। ये रिमूव कर देता है आपके पॉइजन को, वहां से रिमूव करेगा, ठीक है, उसका जो आपका जो लोड है उसको थोड़ा कम करेगा, ठीक है, और सीवियर पॉइजनिंग में इसका यूज किया जा सकता है। अगर अच्छे से आप नहीं करोगे उसमें तो एस्पिरेशनल निमोनिया, इसमें लैरिंजियल स्पाज्म, गैस्ट्रिक परफोरेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस आपके इसमें एक तरीके से रहते हैं। दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन को बाहर निकालने का, वो आता है हमारे पास एमिसिस को इंड्यूस करके। कि मान लीजिए आप घर पे किसी ने ऐसा कर लिया, आपके पास वो सारा तामझाम नहीं है, तो एमिसिस इंड्यूस करके पेशेंट को हमने उल्टी करवानी है, हमने उसको एक तरीके से वॉमिटिंग इंड्यूस करानी है। ठीक है, तो आइडियली जो किताब में बोलता है कि भाई सिरप ऑफ आईपैक करके होता है, उसको आप यूज करेंगे, वो पिलाओ, उससे जो है वो पेशेंट को वॉमिटिंग आ जाती है। लेकिन हमारे पास हम जो घर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आप एक पानी लीजिए सिंपल, उसमें जो है आप जो सैचुरेशन होने तक जो है वो नमक को मिलाते रहिए, उसको पेशेंट को पिला लीजिए, उससे आपको जो है वो वॉमिटिंग हो जाएगी। अगर कुछ भी नहीं है तो गैग रिफ्लेक्स से, ठीक है, जो पेशेंट को उंगली पीछे यहाँ डाल के गैग रिफ्लेक्स से उसको वॉमिटिंग कराने की कोशिश करनी है हमने। ठीक है, हमारा अल्टीमेट एम है कि भाई अब्जॉर्प्शन होने से पहले वो पॉइजन आपका जो है वो बाहर आ जाए, है ना। लेकिन इसमें भी जो कॉम्प्लिकेशन ये रहती है कि भाई एस्पिरेट होने का खतरा रहता है। अगर आपका मान लो अगर आपका जो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप उसमें वॉमिटिंग नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक एक तरीके से हम इसको जो है वो बोल सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास, वो है एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी पॉइजनिंग में। एक्टिवेटेड चारकोल होता क्या है समझिए पहले। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, मान लीजिए एक जो रस्क है आपका, ठीक है, उसको आप जला दीजिए, वो जो पूरा जल के काला हो जाएगा, तो दैट इज चारकोल, है ना।
अब एक्टिवेटेड चारकोल में क्या, एक्टिवेटेड क्यों बोला जाता है? एक्टिवेटेड होता है कि जब जो है वो चारकोल को हाई टेम्परेचर पे जो है वो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है स्टीम से उसको ट्रीट किया जाता है, उससे उसको एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो चारकोल होता है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो पावर इंक्रीज हो जाती है। होता क्या है, चारकोल क्या करता है कि जैसे आप इंजेस्ट करोगे चारकोल को, तो जितने भी जो पॉइजन के एल्कलॉइड्स हैं उसको चारकोल अपने में अपने साथ अब्जॉर्ब कर देता है, नॉट अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब, ठीक है, उसको अपने साथ जो है अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल की ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर की जो है वो गोलियां होती है, छोटी छोटी गोलियां। करते क्या है, हम एक पानी का गिलास लेंगे, इन गोली एक या जो दो गोली को आप इसमें डालोगे, उसको डिसॉल्व करोगे और वो पूरे पानी के साथ जो है वो घुल जाती है। अब इस पानी को आप जो है वो गैस्ट्रिक लवाज के प्रोसीजर में अंदर डालेंगे, 8-10-15 मिनट रहने देंगे। जितने भी अंदर पॉइजन जो आपके पॉइजन के एल्कलॉइड है उनको वो अपने साथ अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उस पानी को आप उसी ट्यूब के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से एक्टिवेटेड जो है वो चारकोल का यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल में बहुत सारे जो न्यूमेरियस जो है वो छोटे छोटे आपके जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स में ये जो इस तरह के एल्कलॉइड्स हैं उसको अपने साथ अब्जॉर्ब करके जो है वो पॉइजनिंग के लोड को कम करता है। तो दिस इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में देख लीजिए क्या बता रहा है ये। एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में ये बताता है कि अब्जॉर्ब करता है पॉइजन को और इसकी जो डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डोज कितनी रहेगी, 40 से लेकर 80 ग्राम ओरली मिक्स्ड विद द वाटर। इसकी गोलियों को पानी में आपने मिलाना है तो 40 से 80 ग्राम तक इसकी एडल्ट डोज है। अगर बच्चों में बात करें तो 1 ग्राम जो है वो पर केजी के हिसाब से आपने जो इसमें जो बच्चों को आप एक तरीके से इसमें दे सकते हैं। इफेक्टिव ये किस किस पॉइजनिंग में इफेक्टिव होता है, एल्कलॉइड्स की पॉइजनिंग में इफेक्टिव है, सैलिसिलेट्स की पॉइजनिंग में इफेक्टिव है और बारबिट्रेट्स जो होते हैं उनकी पॉइजनिंग में ये जो मोस्ट इफेक्टिव आपका इसका रहता है। नॉन इफेक्टिव किस किस केस में, एसिड में, एल्कली में, अल्कोहल और हैवी मेटल में इसका उतना ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए इसको जो है वो कम यूज करते हैं उन सारी चीजों में, ठीक है। तो ये था आपका एक्टिवेटेड चारकोल। अब हम अगला मेथड आता है होल बाउल इरिगेशन। होल बाउल इरिगेशन में क्या करते हैं हम, होल बाउल इरिगेशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन जो है पिलाते हैं और पूरे उसके जो बाउल को जो पूरे उसके जो बाउल को क्लीन करते हैं। कुछ आपकी ऐसी जो ड्रग्स होती हैं जो कि आपके जो सस्टेन्ड उसमें जो रिलीज ऑफ द पॉइजनिंग होती रहती है, यानी आपने ड्रग कंज्यूम कर दी, ऐसा नहीं कि अभी जो है वो अपना जो पूरा इफेक्ट शो करेगा, थोड़े 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 जैसे जैसे वो आपका जो इंटेस्टाइन में रहेगा वो थोड़े थोड़े जो है टाइम में अपना जो है वो इफेक्ट शो करता रहेगा। तो उस जो टाइप के जो ड्रग्स में इसका यूज किया जाता है ज्यादा, आयरन पॉइजनिंग में या जो आपके जो ड्रग पैकेट्स में इसका होल बाउल इरिगेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से जो पेशेंट को नीमा देना वो आपके इसमें होल बाउल इरिगेशन में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्किन की डिकंटेमिनेशन। अगर कोई मान लीजिए ऐसे कोई जो पॉइजनस जो है सब्सटेंस आपके स्किन के ऊपर जो लग जाता है, जैसे आपका मान लीजिए बलातक है, अर्क है, स्नूल शीर है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है भाई, आपने उसको जो पानी वानी से साफ करना है, जो 10-15 मिनट तक साफ करना है। हम जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं, है ना, हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स का यूज कर सकते हैं। उस तरीके से उसकी आपकी जो मैनेजमेंट रहेगी। वो जो भी कपड़े होंगे उसको आपने जो उतारना है, पहले डिकंटेमिनेट करना है। इसी तरीके से अगर कोई आंखों में आपका अगर पड़ जाए इस तरह का पॉइजनस सब्सटेंस, तो आई को आपने जो है वो पहले जो नॉर्मल वाटर से आप कर सकते हो, उसको क्लीन आप सलाइन से क्लीन कर सकते हो, आई ड्रॉप्स आप डाल सकते हो, एंटीबायोटिक्स डाल सकते हो, वो सारा इसमें आपका इस वाले जो है वो आपका सेक्शन में आता है। तो ये हम बात कर रहे थे अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन की। अब हम जो है वो बात करते हैं कि एंटीडोट्स की। अब पहली कैटेगरी अनअब्जॉर्ब्ड होगी। अब लेकिन जो कुछ तो मैटर आपका जो पॉइजन जो है आपका अब्जॉर्ब हो गया है ना पहले, अब जो अब्जॉर्ब हो गया है उसके लिए हमें एंटीडोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि आप उसकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें। ऐसा नहीं है कि भाई आपने गैस्ट्रिक इलाज कर दिया, अब हमने पेशेंट को बोला घर चले जाओ। आपने गैस्ट्रिक इलाज करके पेशेंट को हायर सेंटर में आपको रेफर करना है। गैस्ट्रिक इलाज करने से कि आपने क्या करा कि जस्ट आपने जो है वो टाइम जो है वो बोरो करा कि मान लीजिए अगर उसको फेटल सिम्टम 1 घंटे में आने थे, अब आपको वो टाइम जो है वो थोड़ा बढ़ा के अब वो 2 से 3 घंटे होगा, तो 2 से 3 घंटे में हायर सेंटर जाकर वहां पे उसको उनको वहां पे रूल आउट करना पड़ेगा ये कौन सी पॉइजनिंग है और उसके हिसाब से उसको एंटीडोट जो है वो देना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे एंटीडोट्स की।
एंटीडॉट्स की बात करें तो एंटीडॉट्स आर द सब्सटेंस विच काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, कि पॉइजन के इफेक्ट को जो है वो काउंटर जो है करता है। अगर मान लीजिए आपका CNS डिप्रेसेंट है जो पॉइजन है, तो ये एंटीडॉट CNS को आपका स्टिमुलेट कर देगा। अगर किसी पॉइजन से CNS स्टिमुलेट हो रहा है तो ये एंटीडॉट उसको डिप्रेस कर देगा, है ना। एंटीडॉट का मतलब होता है जो आपका पॉइजन के इफेक्ट के जो अपोजिट इफेक्ट शो करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडॉट, कि जो कौन कौन से टाइप ऑफ एंटीडॉट हमारे पास जो है वो रहते हैं। तो फर्स्ट टाइप की जो क्लासिफिकेशन आती है उसमें बोला जाता है कि मैकेनिकल एंटीडॉट। अब ये मैकेनिकल एंटीडॉट क्या होते हैं? मैकेनिकल एंटीडॉट होते हैं जो अपने फिजिकल एक्शन से पॉइजन को अब्सॉर्ब होने से रोकते हैं। जो अपने फिजिकल एक्शन से पॉइजन को हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होने से रोकते हैं, उनको बोला जाता है आपका मैकेनिकल एंटीडॉट। इनको मैकेनिकल एंटीडॉट या फिजिकल एंटीडॉट भी बोला जाता है। एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल। अब एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर रहा है? अपने फिजिकल एक्शन है इसका, इसमें पोर्स है और एल्कलॉइड को अब्सॉर्ब कर दे रहा है, तो वो आपका आ गया एंटीडॉट में। दूसरा आपका जो डिमल्सेंट्स आ गए इसमें, जैसे कि मिल्क और एग एल्ब्यूमिन। अब देखिए आयुर्वेद में भी जो पहले ये कंसेप्ट था कि भाई अगर मान लो पॉइजनिंग हो जाती है तो घृत सेवन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बताया आचार्यों ने, दुग्ध सेवन का बहुत ज्यादा बताया। क्यों? क्योंकि वो आपका एज ए मैकेनिकल एंटीडॉट काम करता है। अगर हम मान लीजिए घी पी लेते हैं तो फैट की एक लेयर जम जाती है अंदर म्यूकोसा में। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप मिल्क कंज्यूम करोगे तो एक जो है वो लेयर वहां पे आपके वो जो डिपॉजिट हो जाती है म्यूकोसा में, उससे उस जो है वो पॉइजन की अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है ना, कि जितनी स्पीड से अब्सॉर्ब होना था उससे वो थोड़ा कम होगी। तो ये आपका इफेक्ट शो कौन करता है? मैकेनिकल एंटीडॉट, जो अपने मैकेनिकल एक्शन से अब्सॉर्प्शन को रोकने का काम करता है। और ये क्या करता है? ये एक तरीके की जो म्यूकोसा में जो कोट बना देता है जिससे अब्सॉर्प्शन आपकी जो है वो नहीं होगी। दूसरे टाइप का एंटीडॉट आता है, उसको हम बोलते हैं आपका केमिकल एंटीडॉट। केमिकल एंटीडॉट क्या होता है? जो अपने केमिकल एक्शन से उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करे या उस पॉइजन को जो है वो नॉन पॉइजनस जो है वो एक तरीके से प्रेसिपिटेट में उसको जो है कन्वर्ट कर दे। केमिकल यानी कि जो अपने केमिकल एक्शन से काम करता है। तो अगर हम केमिकल एंटीडॉट की बात करते हैं तो केमिकल एंटीडॉट में एसिड की पॉइजनिंग में हम क्या देते हैं? एल्कली, है ना। ऑपोजिट प्रॉपर्टी है ना दोनों की। एल्कली में जैसे कि हम मान लीजिए अगर एसिड की पॉइजनिंग है तो मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया आप उसको दे सकते हैं क्योंकि ये एल्कली है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो काउंटरैक्ट करते हैं। इसी तरह एल्कली की पॉइजनिंग में हम कोई वीक एसिड दे सकते हैं। इसी तरह अगर साइनाइड की पॉइजनिंग है तो हम सोडियम थियोसल्फेट देते हैं। इसी तरह जो टैनिक एसिड होता है आपका एक, ठीक है, टैनिक एसिड होता है एक, ठीक है, जो टैनिक एसिड है उसका भी आप वो क्या करता है? वो आपका जो स्ट्रेंथनिन है या मान लीजिए कोकीन है या एल्कलॉइड है, इनका क्या करता है? इनके जो है वो प्रेसिपिटेट बना देता है। प्रेसिपिटेट बनाने से वो चीज जो है वो एक तरीके से जो नॉन पॉइजनस हो जाती है। तो इस जो है वो तरीके से आपके जो है वो केमिकल एंटीडॉट काम करते हैं, जो अपने केमिकल एक्शन से काम करता है। तीसरे टाइप का एंटीडॉट आता है, उसको हम बोलते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एंटीडॉट। फार्माकोलॉजिकल एंटीडॉट का मतलब होता है जो पॉइजन के जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऑपोजिट काम करे। कि मान लीजिए एक पॉइजन था, उसने जो आपके जो निकोटिनिक रिसेप्टर पर जाकर उसको स्टिमुलेट करना था। अब ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या करेगा? उसी रिसेप्टर पर जाकर उसके ऑपोजिट एक्शन शो करेगा। उसने स्टिमुलेट करना था, ये वहां डिप्रेस कर देगा। ठीक है, तो जो अपने जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन से आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसी जो सिस्टम पे भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं आपका ये अपना जो फार्माकोलॉजिकल एंटीडॉट। अब इसके एंटीडॉट में हमने पढ़ा है ओपियोइड्स का एंटीडॉट क्या है? आपके नैलेक्सोन है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो ओपीसीज होते हैं, इनका क्या है? आपका एट्रोपिन और ऑक्साइन्स है। ऑक्साइन भी एज ए इसमें फार्माकोलॉजिकल एंटीडॉट की तरह काम करता है। बेंजोडाइजेपिन का फार्माकोलॉजिकल एंटीडॉट क्या है? फ्लूमाजीनिल है। मिथेनॉल का इथेनॉल है। तो इसमें क्या है? ये जो आपके जो फार्माकोलॉजिकल एंटीडॉट्स है ये इस पॉइजन के ऑपोजिट एक्शन शो करते हैं, है ना। जैसे आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट के जो आपकी जो पॉइजनिंग होती है उसमें हाइपर स्क्रीशन होती है हर चीज की, ठीक है, म्यूकस वगैरह ये वो सभी की।
तो ये एट्रोपिन जो है उसको उन स्पीशीज को सुखाने का काम करता है ना। मतलब जो आपका एक्शन आना था पॉइजनिंग की वजह से, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन जो है वो इस एंटीडोट का रहेगा, उसको हमारा जो फार्मेकोलॉजिकल एंटीडोट कहा जाता है। चौथे टाइप का जो हमारे पास इसमें आता है वो है आपका कीलेटिंग एजेंट्स। मैंने आपको बताया था कल परसों जब हमने जो मेटल पॉइजनिंग डिस्कस करी थी, मेटल पॉइजनिंग में जो सबसे बड़ा एंटीडोट है वो होता है आपका कीलेटिंग एजेंट्स। अब ये कीलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं? ये कीलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे जो मेटल के जो है वो कंपोनेंट या मेटल के कंपाउंड के साथ बाइंड करते हैं और बाइंड करके जो नॉन टॉक्सिक जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसको हमारे शरीर से बाहर फ्लश आउट कर देते हैं, चाहे वो किडनी के माध्यम से हो या चाहे वो फिर बाउल मूवमेंट के माध्यम से हो। तो इसको कीलेटिंग एजेंट्स बोला जाता है। तो और हमारे कीलेटिंग एजेंट्स में हमने आर्सेनिक पॉइजनिंग में पढ़ा था, ईडीटी है, डीएमएसए है ना। तो इसी तरीके से जो लेड की पॉइजनिंग में जो है आपका जो ईडीटी है एज जो है वो कीलेटिंग एजेंट यूज होता है। आर्सेनिक की केस में हमारा बाल यूज होता है। कॉपर के केस में आपका पेंसिलामाइन यूज होता है। आयरन के केस में आपका डेफ्रोक्साइन जो है आपका एज ए कीलेटिंग एजेंट यूज होता है। और मरकरी के केस में जो है वो डाइमर कैप्रोल ये आपका जो है वो कीलेटिंग एजेंट्स के रूप में यूज होता है। तो कीलेटिंग एजेंट्स इज पर्टिकुलरली फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग। जहां पर भी आप आर्सेनिक, लेड, मरकरी ये सुनो तो दिमाग में एकदम आना चाहिए कि जो कीलेटिंग एजेंट हम यूज करेंगे, चाहे वो बाल है, चाहे वो आपका डेम्सा है, वो चाहे ईडीटी है आपका, ठीक है। अब इनकी डोज इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने आर्सेनिक में भी आपको पढ़ाई थी, ठीक है। जो बाल की डोज क्या रहती है? बेसिकली बाल को क्या करते हैं कि 3 से 5 mg जो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम आइटम देते हैं इसको 4 आवर्ली 2 दिन तक, यानी कि 2 दिन के जो ड्यूरेशन में हम इसको जो है वो 4-4 घंटे में देते रहेंगे। उसके बाद तीसरे दिन में हम इसको जो है वो 6-6 घंटे में देंगे। उसके बाद अगले जो 10 दिन के लिए हम इसको जो है वो 12-12 घंटे में इसको जो है वो देंगे। डोज रहेगी जो 3 से लेकर 5 mg पर केजी बॉडी वेट। इसी तरह जो ईडीटी है आपका, ईडीटी कैसे हम देते हैं? इसको हम जो 25 से 35 mg आपका पर केजी बॉडी वेट दिया जाएगा। 250 से 500 ml के जो है वो आपके जो ग्लूकोज में या जो नॉर्मल आपके जो सेलाइन में, इसको आईवी देना है हमने। और 5 दिन में हमने इसको जो है वो सुबह शाम इस तरीके से जो है वो दिया जाता है। इसी तरीके से आप इसकी भी पढ़ सकते हैं और इसकी भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमने बात करी एंटीडोट की। अब ठीक है कि मान लीजिए आपने पेशेंट को एंटीडोट भी दे दिया, लेकिन फिर भी आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा या आप एंटीडोट देने में आप थोड़ी सी देरी हो गई, तो अब क्या है? अब वो जो पॉइजन है वो पूरे उसके जो है वो ब्लड में है, एक तरीके से पूरे उसकी जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में है। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें जो मेथड आता है रिमूवल ऑफ अब्जॉर्ब्ड पॉइजन, कि जो पॉइजन अब्जॉर्ब हो गया है अब उसको हमने कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो पहला मेथड आता है, इसको हम बोलते हैं जो फोर्स जो है वो डायूरेसिस। फोर्स जो डायूरेसिस में हम क्या करते हैं कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो आपका पॉइजन है वो जो है किडनी के माध्यम से एलिमिनेट, एक तरह से एलिमिनेट हो सके। इसके मेथड करेंगे हम आईवी फ्लूइड दे देंगे उसको, या हम उसको डायूरेटिक्स देंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा जो डायूरेसिस होगी और हमारा जो है वो आपका जो पॉइजनिंग की जो है वो एक्सक्रीशन होगी। ये आपका सैलिसिलेट्स और जो बार्बिट्रेट्स की जो पॉइजनिंग है उसमें ये आपका जो एक तरीके से यूजफुल जो आपका ये जो है वो रहता है। दूसरा मेथड आता है आपका यूरिनरी एल्केलाइजेशन, ठीक है। जो यूरिन को हम उसको एल्केलाइन बना लेते हैं, उसके लिए हम जो सोडियम जो बाइकार्बोनेट को इंट्रावीनसली देते हैं, और ये आपका सैलिसिलेट्स या फिनोबार्बिटॉल की जो पॉइजनिंग में हमें इस तरीके से हम लोग इसको जो कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा मेथड आता है हीमोडायलिसिस, कि हम खून को ही पूरा फिल्टर कर देंगे, है ना। इसमें क्या होता है? पॉइजन इज रिमूव्ड बाय द डायलिसिस मेम्ब्रेन, की जो डायलिसिस की यूनिट होती है उससे हमारा ब्लड जाता है, तो वो जो डायलिसिस की यूनिट है वो उस पॉइजन को फिल्टर करने का काम करती है। इसको हीमोडायलिसिस बोला जाता है। इंडिकेशन क्या रहेगी? सीवियर पॉइजनिंग के केस में ऐसा करना पड़ता है, या फिर आपका रीनल फेलियर में जहां पर किडनी आपका काम नहीं कर रही है। अब किडनी तो जो है आपका जो उस पॉइजन को फ्लश आउट नहीं कर रही है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस यूनिट के माध्यम से उसको जो है बाहर निकालना पड़ेगा। आपका मिथेनॉल पॉइजनिंग है, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग है, वहां पे आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका हीमोपरफ्यूजन आता है। द ब्लड इज पास्ड थ्रू दी एक्टिवेटेड जो है वो चारकोल। इसमें आपको बार्बिट्रेट्स और जो थियोजोफाइलीज है इसकी जो पॉइजनिंग में आप इसको कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस की तरह एक पेरिटोनियल जो डायलिसिस भी होता है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका जो है वो कम इफेक्टिव यूजुअली माना जाता है।
तो इस तरीके से अगर अब्जॉर्ब पॉइजन हो गया है उसको भी आप जो वो बाहर निकाल सकते हैं। अब जो लास्ट स्टेप हमारा आता है वो आता है कि सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमने देनी है कि भाई जैसे जैसे पेशेंट में सिम्टम वैसे वैसे हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले सीजर वगैरह आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए डायज़ेपाम है आपका, जो लोरेज़ेपाम आप दे सकते हैं। अगर पेशेंट हमारा शॉक में है तो आईवी फ्लूइड और वैसोप्रेसर्स आप दे सकते हैं। अगर हमें जो एसिडोसिस जो है ठीक करनी है तो सोडियम बाइकार्बोनेट हम देंगे। इसी के साथ हम जो पेशेंट का ईसीजी, उसके जो ब्लड गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट और उसके जो वो रीनल फंक्शंस, इन सभी को हमको जो है वो एक तरीके से मॉनिटर करना रहता है। अब कई बार क्या होता है, कभी आपको पता ही नहीं है कि जो कौन से टाइप का एंटीडोट हमें देना है या फिर कौन से टाइप की पॉइजनिंग है। तो एक यूनिवर्सल एंटीडोट करके भी एक कंसेप्ट आता है कि वो हर तरह की पॉइजनिंग में आप उसको दे सकते हैं। इसमें आपका एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम और टैनिक एसिड आता है। ये आपका इसमें फिजिकल एंटीडोट प्लस केमिकल एंटीडोट का ये जो है कॉम्बिनेशन है। इसमें एक्टिवेटेड जो चारकोल है ये फिजिकल एंटीडोट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये जो टैनिक एसिड है ये क्या है आपका, ये आपका जो केमिकल एंटीडोट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक चीज बनाई हुई है। इसको अगर कभी भी पूछा जाए यूनिवर्सल एंटीडोट तो CMT याद रखना है। और कितने कितने रेशो में ये पाया जाता है, इसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो 2 रेशो में रहेगा और बाकी सारे एक चीज में रहेंगे। जहां पर आपको नहीं समझ आ रहा है वहां पे आप यूनिवर्सल एंटीडोट का भी इस्तेमाल एक तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो ये आज हमारा जो है अगर तंत्र के जितने भी पॉइजनिंग थी ऑलमोस्ट हमने जो वो सारी इन जो 6 लेक्चर में हमने जो सारी पॉइजनिंग को डिस्कस करा। अब आपके एक दो जो मिसलिनियस टॉपिक्स रहते हैं वो हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे। उसके जो नोट्स आपको किताब में नहीं मिलेंगे वो ई नोट्स की फॉर्म में आपके जो है एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे, जिसमें हम जो गर विश और दूषी विश और विश देने के साधन, ये जो आपके जो 2 एक मिसलिनियस टॉपिक है जो हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। और परसों से हमारा जो है फिर फोरेंसिक का जो है वो हमारा जो है सिलेबस शुरू हो जाएगा, क्योंकि फोरेंसिक के टॉपिक्स बहुत लंबे हैं। ऑलमोस्ट जो है वो पूरी की पूरी फोरेंसिक की किताब इन्होंने आपके सिलेबस में डाल दी है। तो कल हम अगर तंत्र का लास्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज